हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी एम रेलवे में। आज हम 24 जान का पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का जो है पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन। मैथमेटिक्स के लिए बोर्ड मोस्ट के क्वेश्चंस बन रहे थे, 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे थे। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे थे। कुछ इस तरह का पैटर्न दिया गया था, थोड़ा लेंदी पैटर्न है, बट आप अगर इसको यूनिट डिजिट से भी सॉल्व करना चाहो तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूनिट डिजिट का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑप्शंस देख लेना होगा, एंड अगर ऑप्शंस में यूनिट डिजिट डिफरेंट है हर एक की, तो फिर आप उस मेथड से जो है इसका आंसर जो है क्लिक कर पाओगे। अदरवाइज पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लेना अच्छे से। बोर्ड मॉस के जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है, 20 से 25 क्वेश्चंस जो है पेपर के पहले करके जाना है आपको, ठीक है। परसेंटेज से 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 6 से 7 क्वेश्चंस। तो देख लेना। देखो, टाइम एंड वर्क परसेंटेज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप प्लीज़ ये चैप्टर करके जाना अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बन रहे हैं 4 से 5, एवरेज से 4 से 5, SICI मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइम एंड स्पीड से 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें कि हमारा ट्रेन के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो प्लीज़ वो देख लेना। देखो कैसे है ना, आपको मेन चैप्टर करने हैं इसमें। लाइक अगर आपकी एग्ज़ाम अभी अपकमिंग 4 ही दिन बचे, 3 ही दिन एक्चुअली, 29 तक ही होगी एग्ज़ाम, तो जो भी मेन चैप्टर जैसे SICI करके ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। परसेंटेज करना ही है। अगर इसको छोड़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है एग्ज़ाम में जाने का, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन बनेंगे और आप नहीं कर पाओगे, तो ऐसे ही आप रेस से बाहर हो, है ना। तो समझ लेना इतनी बातें। पाइपन सिस्टम मतलब टाइम एंड वर्क कर दोगे तो पाइपन सिस्टम के क्वेश्चंस बन जाएंगे ऑटोमेटिक। रीजनिंग के देखते हैं। रीजनिंग में एनालॉजी पूछा गया है 2 क्वेश्चन, देन वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन है, सिलॉग से 4-5 क्वेश्चन है, तो सिलॉग ईजी था। देन फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन है, फिगर कंप्लीशन से क्वेश्चन है। फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल पूछा गया है, ये मतलब इनका ट्रेंड ही चल रहा है, ये ट्रायंगल या स्क्वायर इनमें से कोई एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ये पूछ ही रहे हैं। 3 शिफ्ट में कुछ भी पूछ रहे हैं, तो ट्रायंगल भी अच्छे से करके जाना एंड स्क्वायर भी अच्छे से करके जाना। हो सके तो रेक्टेंगल भी कर लेना, रेक्टेंगल का तो काउंट करना बहुत ईजी होता है, तो प्लीज़ रेक्टेंगल का कर लेना, क्योंकि हो सकता है अब 3 दिन में कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करे, कुछ तो शिफ्ट करे, कुछ तो चेंज करे, तो हो सकता है कि वो रेक्टेंगल का पूछ ले, तो प्लीज़ रेक्टेंगल अच्छे से करके जाना है आपको। देन इनइक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चन है। एक बच्चे ने मुझे इनइक्वालिटी क्या होता है पूछा है, तो प्लीज़ इनइक्वालिटी क्या होता है यूट्यूब पे सर्च करना, क्योंकि 4 से 5 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो इतना अच्छे से करके जाना है आपको। 4 से 5 मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी चैनल पे इनइक्वालिटी का वीडियो देख लेना, जो भी अच्छा पढ़ा रहा है, आपकी ट्यूनिंग बन रही है उनके साथ, तो पूरे उनके अच्छे से वीडियोस देख लेना, क्लियर कर लेना ये कॉन्सेप्ट, एंड इसका जो है आप एग्ज़ाम में भरपूर इसका फ़ायदा उठाना। 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा सब जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 1-1.5 घंटे का ये चैप्टर होता है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले समझ लो किस तरह से होता है, क्या है कंसेप्ट वगैरह इसके पीछे का, फिर आप जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी करके ही जाना है आपको। ब्लड रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। देन डायरेक्शन डिस्टेंस से 4 से 5 क्वेश्चन। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मैं डायरेक्शन डिस्टेंस के बारे में या ब्लड रिलेशन के बारे में कहती हूँ कि प्लीज़ डायग्राम अच्छे से बनाना, हड़बड़ाहट में गलत आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर ही उसके आंसर जो है आपको क्लिक करना है, ओके। हड़बड़ाहट नहीं करनी है यहाँ पे। सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन है। 2 रो के क्वेश्चन था, मतलब आमने सामने वाला होगा, साउथ फेसिंग है कुछ बंदे, या फिर साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं, इस तरह का भी पैरेलल रो वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो प्लीज़ सिटिंग अरेंजमेंट के हर एक टॉपिक देख के जाना, जैसे स्क्वायर में अगर किसी को बिठाया जाए तो कैसे, देन जो हमारा क्या होता है सर्कल में बिठाया जाए, तो फिर ट्रायंगल का भी आजकल पूछा जा रहा है, कभी कभी डायमंड वाला भी पूछ लेता है, तो जो पेंटागन हेक्सागन जो होता है उसका ऑक्टागन, तो इसमें पूछ लेता है। ऑक्टागन टेबल दे दिया, इसमें 8 लोगों को ऐसे बिठाया, कोई सेंटर की तरफ देख रहा है, कोई सेंटर के बाहर देख रहा है, कुछ इस तरह से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्लीज़ इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। अल्फ़ाबेट सीरीज़ एंड नंबर सीरीज़ से 4 से 5 क्वेश्चंस है। तो इसमें जो है मैंने एनालिसिस बताते समय अल्फ़ाबेट को कैसे याद रखना है इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, तो वो देख लेना। उसका प्लेस वैल्यू याद कर लेना। प्लेस वैल्यू याद कर लोगे तो जैसे उसकी पोजीशन वैल्यू याद आ जाएगी, तो फटाफट आप कर पाओगे, ठीक है। जनरल नॉलेज का देखो, आप जनरल नॉलेज की देखते हैं। फुल फॉर्म पूछा गया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, तो ये पूछ लेता है, हेडक्वार्टर वगैरह पूछ सकता है। DMA का फुल फॉर्म पूछा गया था, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस,
तो देखो फुल फॉर्म अगर हो सके तो करना, अदरवाइज मैं तो कहूँगी इसे स्किप करना, क्योंकि इतने सारे फुल फॉर्म है, कैसे कैसे याद रखोगे। जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म अब आपको पता होगा अगर आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो नहीं पता है। जैसे बिम्स्टेक का, सार्क का, जो भी यूनाइटेड नेशन की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनका फुल फॉर्म अगर पता होगा बहुत अच्छी बात है, कर देना। अदरवाइज इसके लिए अभी फ़िलहाल टाइम देना मुझे नहीं लगता सही है। इसके अलावा अगर आप टाइम आपके पास है, अलाउ कर रहा है टाइम आपका, तो जो मैथमेटिक्स है उसको टाइम देना है। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो पीडीएफ से उतना ज़्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। पीएम केयर फंड जो है उसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था ये पूछा। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, तो वो कब ऐड की गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत ऐड की गई थी। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, 10 की गई थी। उसके बाद जो 11वीं है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई थी। 11वीं ड्यूटी क्या कहती है कि हर एक पेरेंट का ये कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, है ना। तो ये है 11 फंडामेंटल ड्यूटी। कहाँ से लिए हमने फंडामेंटल ड्यूटी, यूएसएसआर से लिए है। और हमारी फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हमने, अमेरिका से लिए है। डीपीएसपी कहाँ से लिए है हमने, आयरलैंड से लिए है। तो ये क्वेश्चंस बन रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो की है, क्वेश्चंस बन ही रहे हैं। और ऐसे 10 से 15 ही पॉइंट्स है जो हमें याद रखने, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो मैं जितना बताती हूँ उतना वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तक अगर आपने पूरे एनालिसिस इकट्ठा नहीं देखे और आपका पेपर है 29 जान को, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पूरे वीडियो इकट्ठा बैठ के एनालिसिस पूरे देख लो 5 जान से लेके अभी तक। तो क्या होगा, आपके दिमाग में एक बहुत सारे क्वेश्चंस का काइंड ऑफ ग्रुप काइंड ऑफ कह सकती हूँ मैं वो, कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाने लगेंगे, इंटरलिंक हो जाएगी बहुत सारे पॉइंट्स, एंड आप जो है जीके में अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। बहुत सारे लोग सेक्शन में कमेंट करते हैं कि एनालिसिस देखने से बहुत फ़ायदा हो रहा है, पेपर कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने बता रखा है। तो वो भी उस तरह का अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जो है आगे जाके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी इस तरह से हेल्प कर पाऊँगी तो, ठीक है। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये तो हो गया। आर्टिकल 39A क्या कहता है कि ये प्रोवाइड करना है फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। आर्टिकल 39A कहता है, ठीक है। तो ये किस में आता है, आर्टिकल 39A हमारे फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, और बाद में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक क्या है, हमारे डीपीएसपी है ना। तो ये मैंने आपको बता रखा है। और 51A क्या है, 51A है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो ये सब कुछ मैंने बता रखा है मेरे पॉलिटी के लेक्चर में, देख लेना। विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बिहार, तो बिहार के साथ कौन सा स्टेट जो है अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो मध्य प्रदेश है वो। यहाँ पे आंसर देख लेना। देखो मैंने आपको कहा था कि मैंने मैप प्रोवाइड कर रखा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे देख लेना। वो जो भी आप, अगर आपका सेंटर दूर है, हालांकि सेंटर सबका दूर ही है, तो जाने को टाइम लगता है आधा घंटा, तो वो आधे घंटे में अगर आप मैप भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका 1 मार्क बन जाएगा। एंड हो सके तो अगर किसी देश से हमारे जो लाइक कौन सी कंट्री हमको टच कर रही है, या कौन से हमारे स्टेट कौन सी कंट्री को टच कर रहे, ऐसा भी अगर क्वेश्चन बनता है तो वो मतलब लाइक 2 मार्क्स बन जाएंगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मैंने कहा है, आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स आएंगे उसके लिए हम हेल्प करेंगे आपको, किसी भी तरह से, फ्री हेल्प या पेड हेल्प कुछ भी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए जो है रेडी है आप लोगों के लिए। हम जो है बुक पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे जीके बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगा, ठीक है। जीके गेम चेंजर है अभी फ़िलहाल, किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, क्योंकि मैथमेटिक्स हर एग्ज़ाम में कैलकुलेटिव आ रही है। हर एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप जो है क्रैक कर पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं मैथमेटिक्स की। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जीके जैसे ही आपको जीके समझ में आ जाने लगता है ना, तो अच्छा लगने लगता है, और आप जो है जीके का ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कर पाते हो। तो इसीलिए हम आपके लिए है यहाँ पर हेल्प करने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और वो मैप जो है हमने प्रोवाइड कर रखा है, इमेज, वो डाउनलोड कर लेना और उसको अच्छे से पढ़ लेना। उससे क्वेश्चन बन रहा है, 1 मार्क मतलब बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट थिंग क्या है,
वेयर वॉज द महाबलीपुरम इस्टाब्लिश? तो महाबलीपुरम जो है वो 7th सेंचुरी में इस्टाब्लिश हुआ था। ये पल्लवास से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। तो मैंने जब साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि साउथ इंडिया में यही पूछा जाता है कौन सा मोन्यूमेंट कब बना था या किससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन बना ही, देखो महाबलीपुरम के बारे में पूछ ही दिया। 7th सेंचुरी, पल्लवास से रिलेटेड है ये, ठीक है। हु पब्लिश गांधी लेनिन पैक्ट? तो गांधी लेनिन पैक्ट किसने पब्लिश किया है? तो श्रीपद अमृत डांगे ने पब्लिश किया है। ये क्वेश्चन बना है। तो अब देखो इससे इंटरलिंक करके गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछेगा। कौन सा? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में, सेकेंड राउंड टेबल जब हुआ था तब। फर्स्ट राउंड टेबल कब हुआ? 1930, सेकेंड 31 एंड थर्ड वन 32। कहाँ पे? लंदन में। तो ये क्वेश्चन बनते ही है, प्लीज याद रखना। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था ये पूछा जाएगा। 1931 याद रखना है आपको। हु इज कॉल्ड लोकमान्य? तो लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन बनता है ये। तिलक मतलब लाइक बाल गंगाधर तिलक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, ठीक है। और महाराष्ट्र के लिए तो स्पेशली बिकॉज ही बिलोंग टू महाराष्ट्र, दैट्स वाई हर एक क्वेश्चन पेपर में, हर एक शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन बन ही रहा है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट थिंग क्या है? भवानी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो कावेरी रिवर की मैंने बता रखा है, मेरे पीडीएफ में मैंने लिख के भी रखा है कि कौन सी जो भी मेन रिवर है जैसे कावेरी, गोदावरी, उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ठीक है। तो मैंने बता रखा है, तो प्लीज़ वो याद कर लेना। और जो भी आपने पीडीएफ ले रखा है वो इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आगे जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, अपकमिंग एग्ज़ाम, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सके तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करना, ठीक है। हम्पी इज अ कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? तो ये विजयनगर एम्पायर की है, द फॉरगॉटन एम्पायर जिसे कहा जाता है। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में है। कृष्णदेवराय का आपने सुना होगा उनकी कहानी, तेनाली रामायण कृष्णदेवराय की, तो वही है ये विजयनगर एम्पायर। तो हम्पी उनकी क्या थी? कैपिटल थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 लॉन्च बाय विच एजेंसी? कहा था मैंने, कौन सी रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, हमारी रैंक क्या है, टॉप 3 कंट्री कौन सी है, दैट्स इट, इतना ही याद करना है। तो कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में हमारी रैंक क्या है देख लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो याद हो जाएगा आपको ये बात। और अगर एग्जाम में आया तो 1 मार्क पक्का है ना। ओके। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुरा, वन विहार, ये सारे नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है पूरे इंडिया में, जितने भी स्टेट है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। याद रखना ये बात। मेटूर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो मेटूर डैम जो है वो कावेरी रिवर पे है। अब ये पूछ लिया। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है ये पूछेगा। सर्च करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इससे क्या होगा? याद हो जाएगा और एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। ओके। आर्टिकल 32, ओके, आर्टिकल 42 क्या कहता है? तो आर्टिकल 42 का ये कहना है कि हर एक मतलब लाइक स्टेट मतलब यहाँ पर मैं कंट्री के बारे में कह रही हूँ कि कंट्री के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा वर्क इन्वायरमेंट होता है वो सही होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन सही होनी चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए, अगर कोई वर्किंग वूमन है, वर्किंग मैन भी है, तो उन दोनों को भी जो है इस तरह की रिलीफ मिलनी चाहिए, ये बताता है आर्टिकल 42। ओके। आर्टिकल 32 क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कुछ बात हो रही है तो एक आम आदमी भी सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक दावा कर सकता है, इसीलिए आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा गया है। हु फॉट फर्स्ट पानीपत वॉर विथ इब्राहिम लोदी? कितने बार बताया था मैंने कि क्वेश्चन बनेगा ये। बाबर ने 1526 में, 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी, फिर 1556 में सेकंड हुई थी एंड 1761 में थर्ड हुई थी। सेकंड वाली कब हुई थी? 1556 में। किसकी किसकी? अकबर एंड हेमू। कौन जीता? अकबर जीता। पहली जब हुई कौन जीता? बाबर जीता, तो मुगल ही जीते। एंड थर्ड वन कब हुई थी? 1761 में अप्रोक्सीमेटली। किसके बीच में? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है?
बुद्धा ने पहला अपना जो सरमन है, पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। मैंने कहा था आपको कि ये क्वेश्चन बनेगा ही, देख लेना कल का ही वीडियो। कल के वीडियो में भी मैंने ये रिपीट किया था कि ये क्वेश्चन बनता है कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया है, तो वो सारनाथ में दिया है। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 51 हैज़ हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी, तो मैंने अभी कहा था। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। 11वें नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई थी। कब, 2002 में। सब कुछ मैंने बता रखा है। दुर्गापुर पावर प्लांट लोकेशन कहाँ पे है, तो वो वेस्ट बंगाल में है। तो पावर प्लांट की लोकेशन पूछ रहा है, तो प्लीज़ जितने भी स्टील प्लांट्स है अभी हाल फिलहाल, जितने फेमस स्टील प्लांट्स है, जैसे दुर्गापुर का, देन झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, वो याद कर लो, ठीक है। वो याद कर लो, वो कब इस्टेब्लिश हुए थे याद कर लो, किसके हेल्प से हमने बनाए थे वो भी याद कर लेना, तो क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। बेरूत, बेरूत के बारे में क्यों पूछ लिया पता है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था, लिबनन की कैपिटल है बेरूत, तो ब्लास्ट हुआ था, आई थिंक, हाँ अभी फ़िलहाल 2020 में ही वो ब्लास्ट हुआ था। तो वहाँ की पूरी जो प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया था। प्राइम मिनिस्टर के, एक बार प्राइम मिनिस्टर अगर इस्तीफ़ा देते हैं ना, तो सारी की सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली नल एंड वाइट डिक्लेयर किया जाता है। वो लोग भी जो है एक साथ ही इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो अगर कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कभी हुआ है क्या हिस्ट्री में, तो ये रिसेंट जो चीज़ है वो आप बता सकते हो, ठीक है, इंटरव्यू में। तो मैंने कहा भी था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है तैरते एक साथ है, डूबते एक साथ है। मैंने आई थिंक मैंने पॉलिटी के लेक्चर में कहा था, हम तो डूबेंगे सर, अब आपको भी लेके डूबेंगे। ये मेरी फेमस लाइन है, क्योंकि आपको ये याद रह जाती है बात। तो इसीलिए कहा था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, हमारी जो लोअर हाउस है, ठीक है। पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है पॉलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, विरूपाक्षा टेम्पल किसने बिल्ड किया था, तो क्वीन लोका महादेवी ने जो है इसको बिल्ड किया था। तो अभी टेम्पल के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ साउथ इंडिया के जो भी फेमस टेम्पल है सबकी एक लिस्ट बना लो, किसने फाउंड किया था, किस राजा ने उसको जो है फाउंडेशन रखा था, वो याद कर लेना। हो सकता है कल की शिफ्ट में पूछ लिया जाए। ओके, विच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गोवा, तो भगवान महावीर सेंचुरी जो है वो गोवा में। बहुत सारे नेशनल पार्क है, आई थिंक ये सिर्फ यही ऑप्शन में था होगा, बच्चों ने जिस तरह से मुझे भेजा है। और एक गोवा जो है वो मांडवी नदी के किनारे, कौन से नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे। और एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, जब सलीम अली नेशनल पार्क कहा जाता है तो बहुत सारे बच्चे गोवा टिक करके आते हैं, नहीं गलत है, गोवा में नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली बर्ड सेंचुरी अगर कहा जाए ना तो वो है गोवा में, क्या, बर्ड सेंचुरी, वो कहाँ पर है, वो है गोवा में, याद रखना ये बात है, ठीक है। ओके, हु इज़ कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कहा था मैंने, दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा था। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वही पहले इंडियन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बने थे, ठीक है, पहले इंडियन है। एंड नेक्स्ट थिंग, दादा भाई नौरोजी सबसे ज़्यादा बार इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो सेशन हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के कहाँ हुए, कलकत्ता में हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, फैक्चुअल बातें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। ओके, When did मदर टेरेसा गॉट नोबेल अवार्ड, तो मदर टेरेसा को नोबेल अवार्ड कब मिला था, 1979 में। तो नोबेल अवार्ड का मैंने एक लिस्ट दे रखा है मेरे पीडीएफ में, सारे नोबेल अवार्ड जितने भी इंडियन लोगों को मिले हैं याद कर लेना। मुझे ऐसा लग रहा है अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिक्स है उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि उन्हें कब मिला, तो 1998 में मिला था। या फिर अगर कैलाश सत्यार्थी का पूछ लिया जाए तो 2014 में मिला था। किनके साथ में मिला था, अगर जॉइंट पूछ लिया जाए तो मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज याद रखना। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है, विच फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक, कितनी बार पूछेगा पता नहीं, फिर से पूछ लिया तो याद रखना, सार्वजनिक गणेश उत्सव। ये और इन्होंने शिव उत्सव भी स्टार्ट किया था, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट थिंग, विच इज़ द ऑरेंज सिटी, तो नागपुर जो है वो ऑरेंज सिटी
यक्षगान आर्ट है, यक्षगान जो डांस फॉर्म है वो कहाँ से, वो कर्नाटका से बिलोंग करता है। तो फोक डांस के बारे में पूछा जा रहा है, आर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है। मधुबनी अगर पेंटिंग पूछी जाए तो याद रखना वो बिहार से बिलोंग करती है, और ये क्वेश्चन हॉट टॉपिक है, मधुबनी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। आजकल चिकन करी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो चिकन करी जो है वो मध्य प्रदेश की फेमस है, मध्य प्रदेश में भी इंदौर की ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। देन इथिक्स डेंटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, तो स्टडी ऑफ इथिक्स बाय यूजिंग ड्यूटी अप्रोच, ठीक है, तो इथिक्स से क्वेश्चन बन गया है, अच्छी बात है। इथिक्स का मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है फ्री में आप लोगों के लिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, वहाँ पे फाइल डाउनलोड कर लेना। ओके, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में पूछा गया था, वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1910 टू 1916, तो इसी कार्यकाल का पूछा गया होगा, क्योंकि वाइसराय तो 4 साल के लिए रहता है, फिर बाद में जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट आई, वो भी 4 साल के लिए थी, तो इस तरह से इसके बारे में पूछ लिया गया है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट, तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन समुद्र किनारा किसका है, कौन सी स्टेट का है, तो वो गुजरात का है। कितनी बार कहा था मैंने आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा, तो 1600 किलोमीटर है लंबा कोस्ट लाइन इसका। इतना लंबा है, इसका मतलब सॉल्ट प्रोडक्शन में कौन ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स गुजरात। गुजरात के बाद सेकेंड नंबर पे आता है आंध्रा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट अगर गुजरात है तो सेकेंड कौन है, तो आंध्रा है। ओके, हु पब्लिश मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट, तो ये कौन करता है, एफएटीएफ। एफएटीएफ जो है वो फाइनेंशियल वॉचडॉग के नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड का, ठीक है, तो क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एफएटीएफ, इसने पाकिस्तान को 3 साल से ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। इसकी लिस्ट होती है ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो जो ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं उन लोगों को किसी भी तरह का फंड जो है प्रोवाइड नहीं करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बैंक उन्हें लोन नहीं देती है। बट हाल फिलहाल पाकिस्तान 3 सालों से ग्रे लिस्ट में है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एफएटीएफ जो है अलग अलग लिस्ट जारी करती है। महाबलीपुरम टेम्पल इज रिलेटेड टू पल्लवास, ये पूछ लिया, मैंने कहा ही था पहले, डिस्कस जैसे ही किया मैंने, तो कहा था कि ये पल्लवास से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन बन रहा है, तो टेम्पल प्लीज अच्छे से याद करके जाना। तो 24 ऑफ जान का इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।